नमस्कार। न्यूटन क्लासेस के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के इस अगले पार्ट को पढ़ेंगे चैप्टर 1 से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना क्यों आवश्यक है। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सब सूचनाएँ मिलती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग पहले भी पढ़े थे। जैसे कि पहला कहता है कि रासायनिक समीकरण से जो समीकरण लिखा जाता है उसमें हमें ये पता चल जाता है कि अभिकारक कौन है और इसका उत्पाद कौन है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है H2 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि तीर से पहले का जो होता है, ये जो पार्ट है वो होता है अभिकारक, और ये तीर के बाद का जो पार्ट होता है वो होता है उत्पाद। तो निश्चित रूप से इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि इसका जो अभिकारक है वो है 2H2 प्लस O2 और इसका जो उत्पाद है वो है जल H2O। तो निश्चित रूप से इसके द्वारा हम लोग उत्पाद और अभिकारक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें इससे पता चलता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल की मात्रा कितनी है। जी हाँ, अभिकारक और प्रतिफल की मात्रा का भी पता हम लोगों को रासायनिक समीकरण से चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी फार्मूला में, इसी समीकरण में हमें पता चल रहा है कि अभिकारक जो है हाइड्रोजन वो 2 मोल है और ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है, और इसके द्वारा जो उत्पाद मिल रहा है वो हमें 2 मोल जल की प्राप्ति होती है। आपको बताए थे हमने कि इसके जो गुणांक के रूप में लिखा होता है, यहाँ जो 2 लिखा है गुणांक के रूप में, ये जो गुणांक होता है वही गुणांक होता है हमारा मोल की संख्या। तो यहाँ अभिकारक जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल है, ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है, और यहाँ जो जल की मात्रा है उत्पाद वो 2 मोल है। तो निश्चित रूप से इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो अभिक्रिया था उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद मिला, या इस अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक अभिकारक थे वो कितनी कितनी मात्रा में चाहिए थे। तीसरी जानकारी जो हमें मिलती है वो अभिकारक और उत्पाद के परमाणु, अणु एवं मोलों की आपेक्षिक संख्या का पता चलता है। वही बात है जो दूसरे पॉइंट में कहा गया था कि हमने कितना कितना मोल खर्च किया है, उसकी जानकारी हमें अभिकारक और उत्पाद के मोलों के बारे में पता चलेगी। चौथी जानकारी जो हमें मिलती है वो है गैसीय अभिकारक और प्रतिफल के आपेक्षिक आयतन का पता चलता है। इसका आयतन STP पर, माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सामान्य ताप एवं दाब है, उस पर गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितना आयतन हाइड्रोजन यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो आपने पढ़ा है कि 1 मोल जो हाइड्रोजन होता है या 1 मोल जो गैस होती है उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन है, तो हमारा हाइड्रोजन का टोटल जो आयतन हो जाएगा वो 2 गुने 22.4 लीटर होगा। ठीक, तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से ऑक्सीजन 1 ही मोल है तो ऑक्सीजन का जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर ही होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो अभिकारक है उसका आयतन कितना है, या उत्पाद जो गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है उसका आयतन कितना है। पांचवी जानकारी जो हम लोगों को मिलती है वो होती है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, अवक्षेप बनाता है कि नहीं बनाता। ये बात हम लोग पीछे भी पढ़े हुए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है कि ऊष्मा दे रही है। अब गौर करिएगा, अगर ऊष्माक्षेपी होगी माने ऊष्मा देने वाली होगी तो उत्पाद में हम लोग लिखेंगे जोड़ ऊष्मा। अगर ऊष्मा देने वाली होगी माने कि ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक, और यदि ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा लेने वाली होगी, तो हम अभिकारक के तरफ लिखेंगे प्लस में ऊष्मा। ठीक है, तो अगर हमें उत्पाद के तरफ ऊष्मा लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझ जाए कि ये उत्पाद में ऊष्मा मिला है, माने कि ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया है। कहने का तात्पर्य है कि ऊष्मा सोक्षेपी अभिक्रिया है। और यदि अभिकारक के स्थान पर हमें ऊष्मा लिखा हुआ मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हमें ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने की जानकारी भी चलती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी जो रासायनिक समीकरण है
वो बहुत कुछ बताने में सक्षम नहीं है अभी तक। अभी तक की जो हमने पढ़ाई की है उसमें हमें जो कुछ भी जानकारी मिला है रासायनिक समीकरण के बारे में, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अभी तक पता नहीं चला, और ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, रासायनिक समीकरण की कमी है। वो कमियां क्या सब है वो हम लोग पहले देखें और तब उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो कमी हमको दिख रही है यहाँ पर वो ये कि इससे अभिकारक एवं प्रतिफल के अवस्था का पता नहीं चलता है। आपने जो ऊपर में समीकरण लिखा हुआ देखा है उसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, जल जो है वो द्रव है, लेकिन इस समीकरण में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह जल जो है वो गैस अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है। ठीक, तो हमें रासायनिक समीकरण से ये पता नहीं चल रहा है अभी तक कि हमारे अभिकारक और प्रतिफल की अवस्था जो है वो ठोस है कि गैस है कि द्रव है, कुछ पता नहीं है। इसके बाद हमें ये भी पता नहीं चलता कि हमने जितना अभिकारक दिया था क्या वो सारे के सारे अभिकारक खर्च हो गए या अभी भी अभिकारक बचे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 2 आदमी के लिए खाना बनाना है और आपको 2 किलो आटा दिया गया, आप रोटी बना रहे थे। हो सकता है कि आपको 2 किलो से कम ही खर्च हुए हों और 1 किलो बच गया हो। आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 किलो से ज़्यादा खर्च हो गया हो और हमको कुछ और चीज़ें की ज़रूरत है। नहीं, तो इसी तरह से जब अभिक्रियाएं होती है तो अभिकारक का एक निश्चित मात्रा ही अभिक्रिया करता है। ये आप क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। निश्चित जो अनुपात है, गुणित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, ये सब में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक तत्व जो है वो एक निश्चित मात्रा के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करेगा, इससे ज़्यादा से नहीं कर सकता। ठीक है, जब दोनों की अभिक्रिया होगी तो 2 मोल ही जल बनेंगे। ये मात्रा फिक्स होती है कि आखिर कितनी मात्रा में अभिक्रिया होगी, कौन कितना मात्रा में मिलेगा। अब हमको सब्जी बनानी है और उसमें हम 100 ग्राम आलू और 1 किलो नमक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा फिक्स होती है। नहीं, हमें जो है सो नमक की मात्रा कम रखनी होगी और आलू की मात्रा ज़्यादा देनी होगी। तो ये एक निश्चित अनुपात होता है कि हमको आखिर कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए अभी तक इस अभिक्रिया में ये नहीं बताया गया है, इस समीकरण में इस बात की कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है कि हमने जो अभिकारक दिया है वो अभिकारक पूरा का पूरा खर्च हो गया या वो अभिकारक अभी और बचा हुआ है, माने अभिक्रिया पूर्णतः खत्म हो गई कि अभिक्रिया आंशिक रूप से अभी भी शेष है, अभिक्रिया और हो सकती है। ऐसा कोई जानकारी हमें पता नहीं चलता। मैंने अभी बताया था कि उत्पाद के तरफ अगर हम प्लस उष्मा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि उष्मा छिपी है, लेकिन ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है अभी तक आपने किसी भी समीकरण में नहीं देखा है, तो ये भी इसकी कमी है। तो तीसरी जो कमी है, इसकी सीमा है, वो ये है कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है कि उष्माशोषी है, इस बात की कोई जानकारी हमें अभी तक रासायनिक समीकरण से नहीं लगता है। चौथा जो हमारा मतलब इस रासायनिक समीकरण की कमी है वो यह है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कुछ विशेष परिस्थिति की भी आवश्यकता होती है। किसी में ताप देना पड़ता है, किसी में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, किसी में किसी खास स्थिति परिस्थिति की आवश्यकता होती है। कोई गर्म होने पर अभिक्रिया होता है, कोई ठंडा होने पर होता है, कोई सूर्य की उपस्थिति में होता है तो कोई किसी अन्य केमिकल की उपस्थिति में होता है। तो अभिक्रिया होने के लिए क्या सब शर्त थे, कितने ताप चाहिए, कितने दाब चाहिए, कितना उत्प्रेरक चाहिए, क्या चाहिए, उसकी कोई शर्त का फिक्सेशन इसमें नहीं हो पाया। अभी तक जो रासायनिक समीकरण हमको मिले हैं उसमें ये पता नहीं चला कि रासायनिक अभिक्रिया होने के शर्त कितने हैं, शर्त क्या सब है, क्या सब चाहिए हमको, ये भी कमी है। पांचवी कमी ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि अभिक्रिया जो हमारी हो रही है वो अभिक्रिया मंद गति से होने वाली है कि विस्फोट गति से होने वाली है। माने रासायनिक समीकरण से हमें इतना नहीं पता चला कि अभिक्रिया खतरनाक है कि खतरनाक नहीं है, ये अभिक्रिया ज़्यादा विस्फोटक है, ज़्यादा घातक है कि अभिक्रिया शांति से होने वाला है। तो ये 5 जो कमियां हैं वो कमी अभी तक हमारे रासायनिक समीकरण में देखने को मिलती थी, जिसका निवारण हम लोग करेंगे। तो मेरा अगला जो टॉपिक है ये है कि इन कमियों को
कैसे दूर किया जाए। तो निवारण माने कि रासायनिक समीकरण में आने वाली कमियों को कैसे दूर किया जाए, रासायनिक समीकरण को और अधिक यूज़फुल और अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाए, उसमें क्या क्या बदलाव करने से ये जो 5 कमियां हमें अभी देखने को मिली थी, ये पांचों की पांचों कमी हमको कैसे इस रासायनिक समीकरण से दूर होगी, इस बात की जानकारी हम लोग अब लेंगे। तो हम लोग बारी बारी से उन सारी कमियों को दूर करेंगे। हमारी जो पहली कमी थी वो ये थी कि रासायनिक समीकरण से हमें उसकी अवस्था का कोई जानकारी नहीं मिलता, हमें अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो आए हम लोग सबसे पहले अवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। तो अवस्था के लिए आपके पास कुछ शर्त है, जैसे कि कोई यदि ठोस अवस्था में होगा तो उस तत्व के बगल में हम ब्रैकेट लेंगे और उस ब्रैकेट में लिख देंगे S। तो S फॉर सॉलिड, सॉलिड माने ठोस। इसी तरह से यदि कोई अभिकारक या उत्पाद हमारा द्रव अवस्था में होगा तो द्रव के लिए हम लिख देंगे ब्रैकेट में L, L फॉर लिक्विड। इसी तरह से अगर कोई गैसीय अवस्था में होगा तो उसके बगल में हम लिख देंगे G, G फॉर गैस। और इसी तरह से कोई विलयन के रूप में होगा तो उसके साथ लिख देंगे ब्रैकेट में AQ माने एक्वस। तो हम जब किसी समीकरण को पढ़ेंगे और उस समीकरण में तत्व के बगल में इस तरह के चिन्ह लगे होंगे, मान लीजिए S लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो तत्व है वो ठोस अवस्था में है। या मान लीजिए G लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह जो तत्व है वह गैस अवस्था में है। तो इस तरह से हम लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमारे जो समीकरण में तत्व का प्रयोग किया गया है वो ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है Na और ब्रैकेट में लिखा है S, इसका मतलब यहाँ पर सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में है, प्लस 2H2O बगल में लिखा हुआ है L, इसका मतलब यहाँ पर जो H2O है वो जल अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। जो उत्पाद हमें मिलता है वो है NaOH और इसके बगल में लिखा हुआ है AQ, AQ का मतलब एक्वस, इसका मतलब ये जो NaOH हमको मिला है वह विलयन अवस्था में है। और प्लस में H2 है हाइड्रोजन, जिसके बगल में लिखा है G, इसका मतलब यह जो हाइड्रोजन है वो अभी गैसीय अवस्था में है। तो इतनी बात तो आप ज़रूर समझ रहे होंगे। आगे चले, दूसरा जो हमारा कमी था वो ये था कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, इसका कोई जानकारी हमें नहीं मिलता था। तो इसका भी उपाय है कि यदि यह ऊष्माक्षेपी होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें ऊष्माक्षेपी होने पर उत्पाद के साथ प्लस में लिख देना है ऊष्मा, प्लस में लिख देना है उत्पाद के साथ ऊष्मा। और यदि ऊष्माक्षेपी है तो हमें लिख देना है अभिकारक के साथ ऊष्मा। तो आप समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी के लिए उत्पाद प्लस ऊष्मा होगा और ऊष्माशोषी के लिए जो है वो अभिकारक प्लस ऊष्मा होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी हो रही है कि ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा देने वाला, तो देने के बाद क्या बनता है, मिलता जो है उसको क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। तो यदि उत्पाद में ऊष्मा लिखा हुआ है इसका मतलब ऊष्मा मिला है हमें, माने ऊष्माक्षेपी है। और यदि अभिकारक के साथ ऊष्मा लिखा है इसका मतलब हमने उसको ऊष्मा दिया है, इसका मतलब वो ऊष्मा लेने वाला है, माने ऊष्माशोषी है। अब जैसे यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है C+O2 गिव्स CO2 प्लस ऊष्मा। अब देखिए यहाँ पर उत्पाद में ऊष्मा जोड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा कैसा, तो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा देने वाली है। ठीक, चलें तीसरी जो कमी थी वो ये नहीं पता चलता था कि अभिक्रिया जो हो रही है वो गैस निकलती है अभिक्रिया में या नहीं निकलती है, अवक्षेप निकलता है कि नहीं निकलता है। तो गैस, अगर कोई तत्व गैसीय अवस्था में होगा, माने अभिक्रिया के बाद यदि गैस की उत्पत्ति होगी, गैस निकलेगा, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण में ऊपर की तरफ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी इसको बताया था। तो अगर गैस निकलेगा तो रासायनिक समीकरण में तीर ऊपर की तरफ दर्शाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो गैस के निकलने के बाद
हम तीर को ऊपर की तरफ दर्शाएंगे। जैसे कि पहले समीकरण CaCO3S माने CaCO3 सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, +2HCl माने एक्वस है, बिलियन है। इसके बाद मिलता है हमें CaCl2AQ माने बिलियन के रूप में, H2OL माने लिक्विड के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड H2। और इसमें देखिए यहाँ पर एक तीर लगा हुआ है, इसका मतलब H2CO2 जो है वो गैस के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आगे चलते हैं। अवक्षेप की जानकारी, तो जैसे कि गैस की जानकारी देने के लिए हमने ऊपर की तरफ चिन्ह लगाया था, उसी तरह से अवक्षेप के बारे में बताने के लिए जो अवक्षेप बन के हमको प्राप्त होगा उसके साथ हम नीचे की ओर तीर का प्रयोग करेंगे। मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवक्षेप जो बनेगा उसको दर्शाने के लिए हम लोग नीचे की ओर एरो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए एक अभिक्रिया है AgNO3 + HCl, और इस दोनों के बीच अभिक्रिया होने से हमें मिलता है AgCl का अवक्षेप। तो AgCl चूँकि अवक्षेप के रूप में हमको मिल रहा है, इसलिए AgCl के साथ हमने नीचे की तरफ एरो लगा दिया। ठीक, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम लोग नीचे की ओर तीर लगाएंगे। इसके बाद जो एक और कमी थी वो ये कमी थी 5वीं की, इस अभिक्रिया के दौरान जो आवश्यक तत्व सब होते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है कि इस अभिक्रिया की शर्त क्या है, अभिक्रिया कैसी परिस्थिति में होगा। तो उन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए, आवश्यक शर्तों को दर्शाने के लिए वो जो तीर का चिन्ह देते हैं उस तीर के ऊपर और नीचे हम लोग उन शर्तों को लिख देंगे जिन शर्तों की आवश्यकता हमें इस अभिक्रिया के दौरान होगी। जैसे कि आप देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु और 6 को जल का अणु मिल करके हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति करवाता है प्रकाश संश्लेषण में, और ऑक्सीजन की उत्पत्ति करता है। लेकिन इस अभिक्रिया को कराने के लिए ज़रूरी है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो इसलिए हमने तीर के ऊपर और नीचे जहाँ जगह मिले हमने ये लिख दिया कि यह अभिक्रिया होने के लिए शर्त है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। माने इससे ये पता चल जाएगा कि अभिक्रिया तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल नहीं उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह से ये जो अभिक्रिया है इसके ऊपर में लिखा हुआ है 150 से 200 ATM दाब और 500 डिग्री सेल्सियस तापमान, साथ ही साथ उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 और Al2O3 K2O। तो यहाँ पर दाब चाहिए कितना, तो 150 से 200, ताप चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, उत्प्रेरक चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर हम लोग उपलब्ध करा देंगे इन अभिकारक को तब जाके ही अभिक्रिया होगी। तो जो भी अभिक्रिया की शर्त होगी उन शर्तों को हम लोग तीर के ऊपर में या नीचे में जहाँ जगह मिले हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रियाएं पूर्णतः खत्म नहीं होती, अभिक्रिया पूरी समाप्त नहीं होता। इसमें होता क्या है कि अभिकारक पहले प्रतिफल बनाता है, लेकिन कुछ समय के बाद अभिक्रिया उल्टा हो जाता है और वह प्रतिफल फिर से अभिकारक बना देता है। मेरी बात को गौर से समझिएगा कि अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद बना दिया उत्पाद, लेकिन कुछ समय के बाद वह उत्पाद फिर से लौट कर बना देगा अभिकारक। जैसे कि आप Na और Cl दोनों को मिलाते हैं तो बनता है NaCl, नमक बन गया। लेकिन NaCl को जब हम जल अपघटित करेंगे, विद्युत अपघटन द्वारा तोड़ेंगे, तो यह फिर से टूट के बना देगा Na और Cl। माने कि यह अभिक्रिया NaCl मिल के NaCl बनाया और NaCl मिल करके फिर Na और Cl बनाया। तो यहाँ पर अभिक्रिया इधर भी गई और फिर उल्टा होकर के फिर वापस अपने पहले जगह पर आ गई। तो ऐसी जो अभिक्रियाएँ होती है उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो पूरा नहीं होती, अभिकारक प्रतिफल बनाते हैं परंतु प्रतिफल पुनः टूट करके अभिकारक के रूप में ही बदल जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग एक शब्द में कहते हैं कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और चूंकि उत्क्रमणीय आपने पढ़ा है कि अभिक्रिया जिधर से होती है उधर हम लोग तीर का चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बाएं से दाएं भी होगी, माने अभिकारक से प्रतिफल की तरफ ही भी होगी, और फिर प्रतिफल उलट करके अभिकारक भी बना देगा, माने कि उल्टी दिशा में भी होगी।
तो इसलिए चूंकि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए हम लोग डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं, दो तीर का इस्तेमाल करते हैं, एक आधी तीर और फिर दूसरी आधी तीर। ये तीर ये बताती है कि अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बना, और ये जो उल्टी तीर है ये तीर बताती है कि उत्पाद से फिर अभिकारक बन गया। तो इस तरह से दो तीर के द्वारा हम लोग दोनों तरफ तीर लगा करके ये दर्शा देंगे कि अभिक्रिया दोनों तरफ से होने वाली है, बाएं से दाएं भी और दाएं से बाएं भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए Na2 और O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से टूट करके बना देगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ तीर दे करके ये दिखा दिया कि अभिक्रिया दो तरफा है, ये अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। नहीं इतने पढ़ लिया, एकरा इतने पढ़ लिया कारण। ठीक, चलते हैं हम लोग अभिकारकों के प्रकार पे। अभिकारकों के प्रकार पे, अभिक्रिया के प्रकार पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। हम लोग आज उस तरह की अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। काफ़ी आसान सी अभिक्रिया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखें, कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, माने अभिकारक की संख्या दो से ज़्यादा होगी, और जब वो अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो केवल एक होगा, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। माने एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करे, लेकिन उत्पाद जो बनता है वो केवल और केवल एक ही उत्पाद बने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन दो है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अभिकारक एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, दो अभिकारक हैं, और ये दोनों अभिकारक मिल करके उत्पाद कितने बना रहे हैं भाई, एक। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं तो इसी तरह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल करके बनाते हैं जल। तो यहाँ भी दो है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया किया और बनाया कितना, तो एक ही बनाया उत्पाद H2O। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, कहता है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड माने SO3 जल से अभिक्रिया करता है H2O से, और बनाता क्या है, तो H2SO4। अब देखिए अभिक्रिया करने वाले कौन हैं, SO3 और H2O, दो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और बन क्या रहा है, तो बन रहा है H2SO4, माने कितने, एक। तो दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करता है और बनता है एक ही उत्पाद, तो हम लोग ऐसी अभिक्रिया को एक शब्द में कहेंगे कि यह अभिक्रिया कैसी है, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। आशा है कि इसको आप जरूर समझ गए होंगे।